ऑपरेशन मैनेजमेंट के चैप्टर 2, 3, 4 और उनमें मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने लगे हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसमें आ जाता है कि इंटरनेशनल टीम यानी दूसरे मुल्कों में हमारे बंदे हों, काम कर रहे हों, और कमिटेड इंटरनेशनल सप्लाई चेन यानी दूसरे मुल्क से हम सप्लायर्स वगैरह से रिलेशन बनाएं और टाइमली जो सप्लायर्स वगैरह से डिमांड वगैरह हो वो सब अच्छे से मैनेज। नेक्स्ट पे आते हैं तो बोइंग कंपनी है, उसने फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दी थी $5 बिलियन की। अब उसने एयरक्राफ्ट मार्केट में काम करी थी, तो उसको इन एक्सेप्शनल जो टैलेंटेड इंजीनियर्स थे वो चाहिए थे और सप्लायर्स अच्छे वाले, ठीक है। और मेन चीज़ उनको चाहिए थी कि वो कोलैबोरेशन करें दूसरी कंपनीज़ के साथ ताकि वो स्टेप अप कर सकें मिल के रिस्क के साथ और एक एक्सपेंसिव नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकें, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और एयरक्राफ्ट मल्टीनेशनल दूसरे कंट्रीज़ के भी चाहिए होते हैं, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होती है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन रिस्क में इन्वॉल्व हो जाती हैं। चैलेंज तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन बोइंग ने 300 कम सप्लायर्स के साथ जो है मिल के काम किया, जिसमें से 20 सप्लायर जो है टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स और मेजर सिस्टम डेवलप कर रहे थे 787 के लिए। अब इनोवेशन किस तरह हो रही है, बैरियर्स ओवरकम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, शिपिंग रिलायबल होती जा रही है, इनएक्सपेंसिव होती जा रही है कम्युनिकेशन जब से नेटवर्क आया है, ठीक है। और कस्टमर्स और फर्म्स जो है मिल के काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ट्रेड जो है, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो गई है, जिससे इंटरनेशनल मूवमेंट हो गई है लोगों की, कहीं से भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर। अब इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कंट्री में अलग अलग इकॉनमी होती है, और जब हर कंट्री में या मेजॉरिटी कंट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है और इंटरडिपेंडेंस होती है आपकी एक कंट्री से, कि किसी में इकॉनमी बुरी है तो दूसरी में अच्छी भी चल रही है। तो इसका बेसिकली रिज़ल्ट यही आता है कि इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ जहाँ पे कंपनी जो है ना कि खाली अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ compete करिए, बल्कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन में और भी टैलेंट्स मौजूद हैं उनके साथ भी compete करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वॉल्वो एक स्वेडिश कंपनी है जिसको एक चाइनीज़ कंपनी ने परचेज़ किया। इसकी असेंबली लाइन बेल्जियम में और मलेशिया में है, और इन प्लेटफॉर्म ये शेयर कर रहे हैं मज़दा के साथ जो कि जापान में है। बेसिकली कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेशन है, मिल के काम शाम हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ग्लोबलाइजेशन इसका बेसिकली मतलब होता है कि कस्टमर्स, टैलेंट और सप्लायर्स जो हैं हमारे वर्ल्ड वाइड होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में पूरी दुनिया में बैठे होते हैं, उनसे हमने रिलेशन बनाना होता है और गुड्स एक्सचेंज या परचेज़ और सारा रिलेशन वगैरह। ग्लोबलाइजेशन के साथ स्टैंडर्ड्स वगैरह भी इम्प्रूव हो गए हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी वगैरह में कंपटीशन आ गया, वैरायटी में, कस्टमाइजेशन में, कन्वीनियंस फैक्टर्स के। लोग चाहते हैं ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट्स हों, टाइमली हो और कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव हो। ग्लोबलाइजेशन से सब कुछ एफिशिएंट तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन मैनेजर्स की जॉब इससे और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि हर कंट्री में अलग चीज़ें समझनी हैं, अलग कल्चर है, अलग मैनेजमेंट थ्योरी, अलग चीज़ें अप्लाई होंगी, ऑपरेशंस को सही किस तरह करना है, स्ट्रेटजीज़ अलग यूज़ होंगी। अब हमें ग्लोबल जाना क्यों चाहिए? तो सबसे पहले कि हमारी सप्लाई चेन जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि और सप्लायर से हमारा ताल्लुक़ बनेगा, क्या पता अच्छी क्वालिटी और कम कीमत में मिल जाए। ये कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, एक्सचेंज रेट रिस्क जो है हमारा डिक्रीज़ होगा, ऑपरेशंस हमारे इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि और टैलेंट का पूल पूरी दुनिया में बैठा हुआ है और हम अच्छे लोग हायर करेंगे एम्प्लॉयज़। मार्केट्स की जानकारी हो सकती है, जिससे और एक्सपोजर होता है कि किस मार्केट में क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ होनी है और कैसे चलना है। प्रोडक्ट्स जो हैं ओवरऑल इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उधर से हमें पता चलता है क्या क्या इनोवेशंस आ रही हैं और उधर से आइडिया मिलता है, जिधर से हम क्रिएटिव इमिटेशन भी कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट आ गया कि हम ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो टैलेंटेड जो लोग बैठे हैं कंट्रीज़ में डिफरेंट। अब हम सप्लाई चेन को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं? हम अपनी लोकेटिंग फैसिलिटीज़ उन कंट्री में रख सकते हैं जहाँ पे यूनिक रिसोर्सेज हैं। बेसिकली मतलब हमारी कंट्री में जो चीज़ नहीं पाई जा रही दूसरी कंट्री में ज़्यादा है मिकदार में, तो हम उनसे ताल्लुक़ बना सकते हैं, उधर से सप्लायर्स से ताल्लुक़ बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्टीज़, लो कॉस्ट लेबर या रॉ मटेरियल। जैसे फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाले टारगेट करते हैं ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छे लेबर मिल जाते हैं और कम कॉस्ट पे। इधर ये एग्जांपल भी दी हुई है कि ऑटो स्टाइलिंग स्टूडियोज़ जो हैं दुनिया में वो माइग्रेट हो गए हैं ऑटोमेका ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में, ताकि नेसेसरी जो टैलेंट है वो उनको मिल सके। बेसिकली हम कम्पेटिटिव एडवांटेज कैसे अचीव कर सकते हैं ऑपरेशंस में? सबसे पहले हमें अपने मिशन पता होना चाहिए कंपनी का, कि पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का,
दूसरा, हमें स्ट्रेटजी देखनी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह प्लान कर रही है और क्या एक्शंस ले रही है हर फंक्शनल एरिया में, ताकि वो कंपेटिटिव बन सके और अपने मिशन को साथ साथ कैसे लेके चल रहे हैं। मिशन को अचीव करने के लिए 3 कॉन्सेप्चुअल वे हैं इधर: डिफ्रेंसीशन, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, रिस्पॉन्स। डिफ्रेंसीशन यानी कोई यूनिकनेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ख़ास चीज़। दूसरी कॉस्ट लीडरशिप, हम कॉस्ट की बेस पे हम मार्केट में आ गए हैं, या तो सस्ती कॉस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तीसरे पे कि हमारे रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है, जैसे लॉजिस्टिकल कंपनीज़ होती हैं, वो रिस्पॉन्स वगैरह एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स का आपस में लिंक बॉन्ड बहुत अच्छा बना होता है और टाइमली सब कुछ मैनेज करते हैं। अब ये जो स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको टेंजिबल टास्क में कन्वर्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजर्स, जो कि अकम्प्लिश होते हैं और कंपनी आगे जाती है। अगर ये सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं इम्प्लीमेंट हो जाएं तो एक यूनिक एडवांटेज आता है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में कंपनी को। स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, हमने स्ट्रेंथ्स देखनी है, अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी यानी स्वॉट देखना है, और इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर्स को देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं, इंडस्ट्री और कंपेटिटर्स, और उसमें हम स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं। दूसरे पे हमने कॉरपोरेट मिशन अपना डिटरमिन करना है कि हमारी कंपनी जो है एग्जिस्ट क्यों कर रही है, और हमने वो वैल्यू प्रोपोजिशन या वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है जो हम डिलीवर या क्रिएट करना चाह रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तीसरे में हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है जिसकी वजह से हम एक कंपेटिटिव एडवांटेज हो हमें, चाहे वो लो प्राइस हो, डिज़ाइन हो, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्वालिटी हम आगे रखें, डिलीवरी हम अच्छी रखें, या हमारे प्रोडक्ट पे कस्टमर की डिपेंडेबिलिटी हो, आफ्टर सेल सर्विसेज कि हम कैसे इंटैक्ट रहते हैं कस्टमर्स के साथ और उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके रिव्यूज़ को मद्देनज़र रखते हैं। अब बात करते हैं की सक्सेस फैक्टर्स। ये बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए। कोर कंपिटेंसी की बात आती है तो इसमें कंपनी का आ जाता है कि कंपनी के पास ऐसी क्या स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग जा रही है, यानी कंपेटिटेंट है, और कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए तो यानी कंपनी को सक्सेस मिलता है। अब एक्टिविटी मैप क्या चीज़ होता है, वो बेसिकली एक ग्राफिकल लिंक होता है कंपेटिटिव एडवांटेज का, की सक्सेस फैक्टर्स का, और बाकी जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाती हैं उनका। ये आपके सामने वो मैप मौजूद है, बीच में कंपेटिटिव एडवांटेज, कोर कंपिटेंसी और की फैक्टर्स सारे कंबाइंड इधर मेंशन है। आउटसोर्सिंग का बेसिकली मतलब होता है जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो खाली ख़ुद पहले ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, वो आगे अलॉट कर देती है एक्सटर्नल सप्लायर्स को। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कंपनीज़ जैसे आईफोन है, उसने असेंबलिंग अपनी जो है चाइना में करवाते हैं वो, या और भी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शन वगैरह दूसरी कंपनीज से करवाती हैं, क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। हो सकता है कोई फ़ोन की कंपनी हो और वो कैमरा बनाने में उनकी एक्सपर्टीज़ हो, तो कोई और फ़ोन की कंपनी उनसे कैमरा अपने मोबाइल में असेंबल करवा सकती है प्रोडक्शन के दरमियान। इससे रिलायबिलिटी भी हो जाती है और चीपर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है, और रैपिड डेवलपमेंट हो रही है टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स वाली साइड पे, तो ये और काम आसान हो जाता है। अब ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप ये रीड कर सकते हैं। जैसे एप्पल कंपनी की कोर कम्पिटेंसी क्रिएटिविटी इनोवेशन है, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकते हैं। सोनी कोर कम्पिटेंसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ चिप्स, ठीक है, लेकिन सोनी क्योंकि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन और रैपिड रिस्पांस में आता है, तो वो अपने ख़ुद के मैन्युफैक्चरर रहना चाहते हैं, क्योंकि वरना रैपिड रिस्पांस वाला फैक्टर हट सकता है अगर वो दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दें अपने काम, क्योंकि हो सकता है दूसरी कंपनी सोनी जितना बेहतर काम ना कर सके। बेसिकली ये आउटसोर्सिंग के जो रिस्क हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि रियलिस्टिक एनालिसिस हो सबसे पहले, ताकि अनसर्टेनिटी जो है हम कम कर सकें। दूसरे में आ जाता है आउटसोर्सिंग रिस्की इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्सिंग की जो एग्रीमेंट्स हैं वो फेल हो जाती हैं, क्योंकि प्लानिंग कम से कम होती है, एनालिसिस नहीं किया जाता अच्छे से। फिर आगे टाइमली डिलीवरी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं। वही बात आ गई कि एक कंपनी अच्छे से टाइम मैनेज कर रही है, डिलीवरी वगैरह, अगर वो आउटसोर्स कर दे दूसरी कंपनी को, वो उतना बेहतर या उस क्लास का काम नहीं हो सकता। सो अगर कस्टमर सर्विस इस तरह डिक्रीज़ हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी डिक्रीज़ होगी, और दूसरी ओवरसीज़ हम दूसरी कंट्रीज़ में अगर आउटसोर्सिंग कर दें तो फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं,
HR इश्यूज़ आ सकते हैं और जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है। इन रिस्क की वजह से एक थ्योरी फॉर्म होती है जिसको हम रीशोरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस एक्टिविटी जो है ओरिजिनेटिंग कंट्री जहाँ पे बिज़नेस एग्जिस्ट करता था मेनली वहाँ पे आ जाता है। वो तो एक्सटर्नल रिस्क हो गए। ये इंटरनल रिस्क भी आ जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल्स रिड्यूस हो जाती हैं, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स हमारी चेंज हो जाती हैं, कल्चर क्योंकि चेंज होता है दूसरी कंट्रीज़ में, पोटेंशियल हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, और लॉजिस्टिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं आउटसोर्सिंग के। एडवांटेजेस में बेसिकली कॉस्ट सेविंग हो सकती है, दूसरे सप्लायर्स से कम कीमत में हम मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, ये और भी एडवांटेज हो सकते हैं। आउटसाइड एक्सपर्टीज़ हम हासिल कर सकते हैं, दूसरी कंपनीज़ के साथ काम करके ऑपरेशन और सर्विसेज इम्प्रूव की जा सकती हैं दूसरों के टैलेंट को अपना के, और कंपनी मेनली अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ है उस पर फोकस कर सकती है क्योंकि उनका जो हो वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो उनने क्योंकि डाइवर्ट कर दी होती हैं एक्सटर्नल सप्लायर्स को, और आउटसाइड टेक्नोलॉजी वो एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। डिसएडवांटेजेस भी इसके आ जाते हैं कि लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि हम दूसरी कंपनी को अलॉट करते हैं अपना लॉजिस्टिक्स का काम, तो वो ज़्यादा हमें महंगा पड़ जाता है क्योंकि ख़ुद तो हम कर रहे होते हैं, वो हमें और प्रॉफिट के साथ कॉस्ट वगैरह बताते हैं, और फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल कम हो जाता है क्योंकि हमने आउटसोर्स काम कर दिया होता है काम, और वो टोटली डिपेंड करता है कि आगे कंपनी कितना बेहतर काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करती है, क्वालिटी डिलीवरी सब कुछ कैसे हैंडल करती है। इससे हमारा फ्यूचर कंपटीशन भी बन सकता है वो दूसरी कंपनी जो हमारे साथ मिल के काम करी थी, क्योंकि आउटसोर्स हमने उनको किया काम तो उनको भी हमारा काम पता चल गया कि कैसे करते हैं सारे स्टेप्स वगैरह, और रिस्क भी अपना मैनिफेस्ट नहीं रहते सालों तक कई।